हम लोग जानने वाले हैं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धारा 302 के बारे में। तो धारा 302 हत्या के लिए दंड का प्रावधान करती है कि अगर कोई व्यक्ति हत्या करता है तो उसको कितना दंड दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले हम लोगों को यह जानना जरूरी है कि हत्या की परिभाषा क्या होती है, हत्या कहते किसे हैं, कब माना जाएगा कि कोई मृत्यु हत्या होगी या आपराधिक मानव वध होगी। आज हम लोग इन्हीं सब पर चर्चा करने वाले हैं। हम आपको इस चैनल के माध्यम से भारतीय कानूनों को संक्षिप्त रूप से समझाने का प्रयास कर रहे हैं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में विधिक जागरूकता फैले। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे हत्या की परिभाषा के बारे में। हत्या को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में परिभाषित किया गया है और धारा 302 में दंडित किया गया है, अर्थात इसके दंड का प्रावधान किया गया है। हत्या को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि अपवादित दशाओं को छोड़ करके प्रत्येक मानववध हत्या है यदि वह धारा 300 में दिए गए 4 खंडों में से किसी भी एक खंड के अंतर्गत आता है। तो धारा 300 में मुख्य रूप से 3 बिंदु निकल के हम लोगों के सामने आते हैं। पहला बिंदु है अपवादित दशाओं को छोड़ के, दूसरा बिंदु आता है प्रत्येक मानववध और तीसरा बिंदु आता है धारा 300 के अंतर्गत 4 खंड। अब हम लोग इन तीनों बिंदु अर्थात इसके जो प्रमुख 3 तत्व हैं इनके बारे में जानेंगे। पहले के अंतर्गत अपवादित दशाओं को छोड़कर, तो इसके जो अपवाद हैं उनको छोड़ दो तब मानववध हत्या माना जाएगा। तो हम लोग इन अपवादों को जानेंगे। और दूसरा कि आपराधिक मानववध को हम लोगों ने पिछले वीडियो में जान लिया है, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में परिभाषित किया गया है और धारा 304 में इसके दंड का प्रावधान किया गया है। और तीसरा आता है धारा 300 के अंतर्गत 4 खंडों के अंतर्गत हत्या की गई हो। अब सबसे पहले हम लोग इन्हीं 4 खंडों को जानते हैं कि अगर इन 4 खंडों के अंतर्गत कोई मानववध किया गया है तो वह हत्या कहलाएगा। पहला है कि वह कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अर्थात इसमें इंटेंशन पर जोर दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी की मृत्यु की है तो मृत्यु करने का उस व्यक्ति का इंटेंशन होना चाहिए। इंटेंशन बहुत ज़रूरी बताया गया है। इसको समझने के लिए हम लोग एक प्रमुख केस को समझते हैं जो सन 1873 का है, जो गंगा सिंह के मामले से प्रसिद्ध है। इस मामले में माननीय न्यायालय ने कहा कि अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को समुचित आहार उपलब्ध कराने में उपेक्षा करता है और जिससे उन बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो माता पिता को हत्या के लिए दोषी माना जाएगा। इसके बाद दूसरा खंड आता है धारा 300 के अंतर्गत, जिसमें कहा गया है ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाना जिससे मृत्यु संभाव्य है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसको ऐसी चोट पहुंचाता है, ऐसा उस पर वार करता है जिससे संभावना है कि उसकी मृत्यु ही हो जाएगी। इसको समझने के लिए हम लोग एक प्रमुख मामला जो 1897 में निर्धारित किया गया था, जिसे तुलसा के नाम से जाना जाता है। इस मामले में एक महिला जिसकी उम्र 19 वर्ष की थी, उसने क्या किया कि खाने में धतूरे के बीज मिला दिए। जब यह मामला न्यायालय में पहुंचा तो न्यायालय ने कहा महिला का आशय भले ही लोगों की मृत्यु कारित करना ना हो, किंतु इसके इस्तेमाल से मृत्यु होना संभाव्य है। अर्थात किसी भी कार्य द्वारा अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होना संभाव्य है तो माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने हत्या कारित की है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद धारा 300 के अंतर्गत तीसरा खंड कहता है प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त क्षति, अर्थात किसी व्यक्ति को अगर इतनी पर्याप्त चोट पहुंचाई जाती है जो कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित कर दे। जैसे मान लीजिए आप उसके सीने पर गोली मार देते हैं, उसकी गर्दन पर गोली मार देते हैं, उसके सर में गोली मार देते हैं, तो क्या उस व्यक्ति के बचने की संभावना है? नहीं है, क्योंकि ये चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में इतनी है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसके बाद चौथा प्रमुख खंड है जो कहता है आसन्न संकटपूर्ण कार्य का ज्ञान जिससे प्रत्येक दिशा में मृत्यु संभाव्य है। अर्थात कोई ऐसा कार्य करना
जिससे मृत्यु होना तय है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति भीड़ पर गोली चला देता है या बम चला देता है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ सभी व्यक्ति सही सलामत रहेंगे? क्या किसी को कोई चोट नहीं पहुँचेगी? नहीं, वहाँ पर कुछ व्यक्तियों की मृत्यु तय है। तो ये 4 प्रमुख खंड हैं। अगर इनमें से किसी भी तरीके से मानव वध किया जाता है तो वह हत्या माना जाएगा, मर्डर माना जाएगा। तो अब हम लोगों ने हत्या के अंतर्गत जो 3 प्रमुख बिंदु थे, पहला अपवादित दशाएं, और दूसरा आपराधिक मानववध, और तीसरा धारा 300 के अंतर्गत 4 खंड। अब हम लोगों ने आपराधिक मानववध को जान लिया था पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में अभी हम लोगों ने जो 4 खंड हैं धारा 300 के अंतर्गत उनको जान लिया है। अब बचा क्या है? अपवादित दशाएं। तो अब हम लोग उन अपवादों को जानेंगे जिनके अंतर्गत किया गया आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता है। तो पहला अपवाद है, वह कहता है कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है जब अपराधी गंभीर और अचानक प्रकोपन में आत्मसंयम की शक्ति खो देता है, उसके परिणाम स्वरूप किसी की हत्या कारित कर देता है, किसी को मार देता है, तब वह हत्या नहीं माना जाएगा। जिसे माननीय न्यायालय ने मंगल सिंह के कोर्ट में बताया था। ये मामला 1923 का है। इसमें माननीय न्यायालय ने कहा था कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ सोते हुए पाता है, इस दशा में अगर वह व्यक्ति मृत्यु कारित कर देता है, तब माना जाएगा कि वह प्रकृति ऐसी होगी जिसमें वह व्यक्ति अचानक और गंभीर प्रकोपन में आ सकता है। ये एक अच्छा उदाहरण है अचानक और गंभीर प्रकोपन का। इसके बाद दूसरा प्रमुख अपवाद है कि शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण। दोस्तों, शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रत्येक नागरिक को भारतीय दंड संहिता की धारा 100 और धारा 102 में, धारा 100 में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक, और धारा 102 में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक दिया गया है। लेकिन समस्या तब आती है कि जब आप इस अधिकार का अतिक्रमण कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आपको चांटा मारता है, तो क्या आप उसको गोली मार देंगे? नहीं, ये गलत होगा। ये आपके अधिकारों का अतिक्रमण माना जाएगा। तो ऐसी दशा में आपको हत्या के लिए दोषी तो नहीं माना जाएगा, लेकिन आपराधिक मानववध का दोषी अवश्य माना जाएगा। तीसरे अपवाद के अंतर्गत लोक सेवक या लोक सेवक की मदद करते हुए न्याय हित में कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर देता है, तब उसे हत्या नहीं माना जाएगा, उसे आपराधिक मानववध माना जाएगा। जैसे एक पुलिस वाला किसी अपराधी को पकड़ रहा है और उसको मारने की परमिशन भी कोर्ट ने दे दी है, लेकिन जब उस पर वो पुलिस वाला पकड़ में ना आने पर गोली चलाता है और वो गोली उस व्यक्ति अर्थात उस अपराधी को ना लग करके किसी ऐसे व्यक्ति को लग जाती है जो निर्दोष है, तो तब क्या उस पुलिस वाले को हत्या का दोषी माना जाना चाहिए? नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसने तो उस अपराधी को पकड़ने के लिए उस पर गोली चलाई थी ना। इसके बाद चौथा अपवाद है अचानक लड़ाई में मृत्यु। कभी कभी ऐसा होता है कि मामूली से झगड़ा उस स्तर पर पहुंच जाता है जब लोग एक दूसरे का गला काट देते हैं, एक दूसरे की मृत्यु कर देते हैं। तब क्या उन लोगों को हत्या का दोषी माना जाना चाहिए? क्या उन लोगों ने पहले से कोई प्लान करके रखा था? क्या वो लोग यह चाहते थे कि वो एक दूसरे को मार दें? नहीं। इसी के लिए धारा 300 के अंतर्गत अपवाद 4 कहता है कि अचानक लड़ाई व झगड़े में अगर कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु कारित कर देता है तो उसे हत्या नहीं माना जाएगा, बल्कि आपराधिक मानववध माना जाएगा। इसके बाद 5वां अपवाद आता है। 5वां अपवाद कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी मृत्यु कारित करने की किसी को परमिशन दे दी है, और लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि जिस भी व्यक्ति ने परमिशन दी है वो 18 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए, अर्थात नाबालिग नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति ने किसी को परमिशन दे दी है कि वह उसको मार दे, तो तब वह अगर मार देता है तो उसे हत्या नहीं माना जाएगा, उसे आपराधिक मानववध माना जाएगा। इसका एक प्रमुख मामला है दशरथ पासवान बनाम बिहार राज्य, AIR 1958। इस मामले में पति 2 बार हाई स्कूल की परीक्षा में फेल हो चुका था।
जबकि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी थी। तीसरे बार भी परीक्षा में फेल होने पर उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं जीवित नहीं रहूँगा, मर जाऊँगा। तो इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि सबसे पहले आप मुझे मारिए, उसके बाद खुद मर जाइए। तो उसने क्या किया, सबसे पहले एक रॉड से उसके सर पर जोरदार प्रहार किया, फिर उसको चाकू से 3 बार काट दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और वह व्यक्ति खून से लथपथ हुआ और बाहर गया खुद को मारने के लिए, लेकिन आसपास के लोग आ गए और उसे पकड़ लिया और किसी कमरे में बंद कर दिया। तो इस मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया कि वह व्यक्ति हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा, बल्कि आपराधिक मानववध का दोषी माना जाएगा। अब हम लोग हत्या के लिए दंड किस धारा में निर्धारित किया गया है और इसके लिए कितना दंड दिया जा सकता है, इसके बारे में जानेंगे। हत्या के लिए दंड का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में किया गया है। और ये धारा आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी, क्योंकि जब भी एफआईआर होती है तो एफआईआर में जिन धाराओं में परिभाषाएं दी जाती हैं उनके बारे में नहीं लिखा जाता, जिन धाराओं में दंड का प्रावधान किया जाता है उनके बारे में लिखा जाता है। हत्या के दंड का प्रावधान करते हुए धारा 302 कहती है कि जो कोई हत्या करेगा वह मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। दोस्तों, एक प्रमुख मामला है भरत कुमार रमेश चंद्र बरौट बनाम स्टेट ऑफ गुजरात AIR 2018। मामले में कहा गया कि हत्या के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा देने का प्रावधान है। न्यायालय द्वारा अपने विवेक से दंड में कमी नहीं की जा सकती, अर्थात न्यायालय अपने विवेक से इन पर विचार करके यह नहीं कह सकता कि आपने हत्या तो की है, चलिए आपको हम 10 साल की सज़ा दे देते हैं या 20 साल की सज़ा दे देते हैं। नहीं, आप आजीवन कारावास ही देंगे या मृत्युदंड देंगे, इनसे कम सज़ा नहीं दी जा सकती। तो इस वीडियो में हम लोगों ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धारा 300 और धारा 302 के अंतर्गत हत्या की परिभाषा और हत्या के लिए दंड का जो प्रावधान किया गया है उसके बारे में जान लिया है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।